मैंने पूरा ना परमिशिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट तक पढ़ा दिया था, पता है? यस सर। ये वाला, ठीक है। अब अपन आगे आज पढ़ेंगे ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर कंक्रीट। 6 पॉइंट है, ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर कंक्रीट, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि अपन को मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब ड्यूरेबिलिटी की बात आई है अपने पास, तो पहली बात करते हैं फॉर स्टील। स्टील ड्यूरेबल कब रहेगा? स्टील ड्यूरेबल कब रहेगा? जल्दी बोलो। स्टील ड्यूरेबल जब रहेगा जब वो रस्ट नहीं होगा। मेंट शुड नॉट गेट रस्ट, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं नॉमिनल कवर ऑल स्टील रीइंफोर्समेंट, ठीक है ना। नॉमिनल कवर फॉर ऑल स्टील रिक्वायरमेंट। अब मेरी बात सुनो, अपने सिंपल सीधा से ये ध्यान रखना, नॉमिनल कवर अपन कैसे लेते हैं। ये बीम है, ये नॉमिनल कवर ये होता है कि जो इसका क्या बोल सकते हैं, रीइंफोर्समेंट होता है ना, उसके सेंटर से लेके टॉप मोस्ट तक, उसे बोलते हैं नॉमिनल कवर। ये कवर क्यों छोड़ा जाता है, जल्दी से मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कोई? सॉरी सॉरी, इसे बोलते हैं इफेक्टिव कवर, इसे बोलते हैं नॉमिनल कवर, जो रीइंफोर्समेंट के टॉप से होता है, ठीक है। जल्दी से बोलो, कवर सर क्यों उस साइड छोड़ा जाता वाला है, भी जल्दी तो सर बोलो। टॉप ही है। क्या? नहीं, एक होता है रीइंफोर्समेंट के सेंटर से, उसे बोलते हैं, अपने क्या बोल सकते हैं, इफेक्टिव कवर, इसे बोलोगे इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव कवर, और इसे बोलते हैं नॉमिनल कवर, नॉमिनल कवर। फर्क कुछ नहीं होता, रीइंफोर्समेंट का हाफ कर दो, वो हो जाएगा अपने पास। नॉमिनल का हाफ करके अपन, अगर नहीं क्या, रीइंफोर्समेंट का हाफ करके अगर ऊपर वाले कवर में जोड़ देते तो वो हो जाएगा इफेक्टिव, और बाकी का हो जाता है नॉमिनल कवर। अब मुझे ये बताओ, कवर क्यों छोड़ा जाता है, सबसे बड़ी बात तो ये। जल्दी से बोलो। जल्दी। कवर इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि रीइंफोर्समेंट को एयर का कांटेक्ट ना मिले। याद रखना, हमेशा इसको दबाया इसलिए जाता है क्योंकि रीइंफोर्समेंट एयर के कांटेक्ट में ना आए और रस्ट ना हो, इसलिए नॉमिनल कवर छोड़ा जाता है। अब नॉमिनल कवर है ना, हर एक के लिए बता देता हूँ। बीम के लिए कितना होगा? 25। स्लैब के लिए कितना होगा, एक मिनट रुको, इसके लिए हो जाएगा 20, सॉरी, इसके लिए हो जाएगा 15, इसके लिए हो जाएगा, कॉलम के लिए हो जाएगा, कॉलम के लिए कितना हो जाएगा, 40, और फुटिंग के लिए हो जाएगा
ये सारे आईएस कोड के अंदर गिवन है। और इफेक्टिव कवर कितना होगा? स्लैब तो बीम की ये बात किस में, करते हैं, एमएम पंद्रह में किस प्लस में? 15 प्लस बार के डाया का हाफ, ये होता है इफेक्टिव कवर। 1 मिनट, ये होगा स्लैब का और ये बीम का, सॉरी। क्लियर हुआ? नॉमिनल कवर क्या होता है और इफेक्टिव कवर क्या होता है? क्लियर हो गया? सर हम्म। इनकी यूनिट क्या है सर? एमएम में यूनिट क्या एम है? एम, एम एम। सॉरी, एक यूनिट फॉर हमेशा, स्टील हमेशा द याद रखना एम एम। रेनफोर्समेंट। क्या? सर फॉर स्टील के बाद में लिखा क्लियर क्या नहीं सर है? आपने? द रेनफोर्समेंट शुड नॉमिनल नॉट कवर फॉर गेट। ऑल स्टील रिक्वायरमेंट, ऑल स्टील रिक्वायरमेंट, कोई भी अपन स्टील यूज करते हैं उसका नॉमिनल कवर। ये कहां से नो चालू नो, होगा पता है तुम लोगों को? ये कहां से होगा? फर्स्ट पॉइंट है ये ना सर। अपन को इसको इंक्लूड करने के बाद, ये इसको इंक्लूड करने के बाद, स्टीरिप्स को इंक्लूड करने के बाद ही ये कवर अप, ये कवर काउंट होगा। ये ध्यान रखना। तो ऑल स्टील रिक्वायरमेंट का मतलब ये हुआ। ठीक है, ये वाला हो गया। अब देखो एक चीज बताता हूँ, एक तो नॉमिनल एक्सपोजर। का फॉर्मूला क्या रहेगा सर? जैसे इफेक्टिव का आपने 20 + 5/2। नॉमिनल ये है, अरे नॉमिनल ये है। अब 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, मुझे कोड निकालने दो, मैं कोड का पेज नंबर। नॉमिनल कवर का पेज नंबर लिख लेना। और कोड ले लिया है या नहीं लिया अभी तक? सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी। अरे वेट करो, पेज नंबर लिखवा रहा हूं मैं। आवाज इसलिए नहीं आ रही तो मैंने वे रुकवा दिया है। 1 मिनट वेट करना, पेज नंबर एग्जैक्ट लिखवा देता हूँ तुम लोगों को। स्पाउन, इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव नॉमिनल कवर। पेज नंबर लिखो, नॉमिनल कवर का पेज नंबर 46। ठीक है ना? वहां देखो, वहां मिल जाएगा तुम लोगों को पूरा नॉमिनल कवर की डिटेल्स। ओके सर। पेज नंबर 46, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो, अब आएगा अपने पास एक्सपोजर कंडीशंस, याद रखना। अब एक पेज नंबर, एक है तुम्हारा पेज नंबर अपने पास। अब पेज नंबर लिखना, इसी इसी के अंदर लिखवा दूंगा मैं तुम लोगों को।
अब देखो ये वाला टेबल नंबर 16। अब टेबल नंबर 16 कौन सी आईएस कोड की, ठीक है ना? नॉमिनल कवर टू मीट मिनिमम ड्यूरेबिलिटी, ठीक है ना? इसके अंदर ये वाला दिया हुआ है अपने पेज नंबर 47 पे। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, माइल्ड के अंदर अगर अपन को बीम बीम का रेनफोर्समेंट देंगे तो वो होगा अपने पास, एक मिनट इसके अंदर लिख के ही बता देता हूं। माइल्ड कंडीशन के अंदर होगा बीम का 20 mm का प्लस ग्रेड कितना लोगे, M20, माइल्ड हो गया। फिर है मॉडरेट, ठीक है? मॉडरेट के अंदर है 30 mm और ग्रेड है M25, M30, M30, M35 और M40। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, सीवियर और एक्सट्रीम। इसके अंदर है 45, 50 और 50। अब मेरी बात सुनो, किसी किसी बुक में अगर ये भी दिया हुआ स्लैब का 20 mm और इसका 25 mm तो भी गलत। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं होगा, समझ में आया? अगर क्वेश्चन में 20 या 15 दिया हो तो अपन 20 टिक, अगर 20 दिया ऑप्शन में 20 टिक करते हो, और अगर 20 की जगह 15 दिया हुआ है तो 15 टिक कर सकते हो। ऐसे कैसे बी के अंदर ही होता है। आगे समझ में? सर आपकी सर आवाज वापस कट हो गई नहीं आ- सर। तो मैं मेरे क्या बोलते हैं अभी, एक मिनट रुको, मैं एक मिनट आया। आवाज क्लियर आ रही है? अब आवाज क्लियर आ रही है? यस और नो? यस सर। यस सर। ओके ठीक है, अपन ने यह वाला कर लिया था। नॉमिनल कवर कौन से वाले पेज पे? पेज नंबर 47 पे। सर
हाँ, सर 20 प्लस 5/2 है, 5 कौन सा कॉलम का है ना? फाइव कॉलम का नहीं है, फाइव है रीइंफोर्समेंट की साइज। अच्छा समझ में आ गया? फाइव है कॉलम की साइज, नहीं कॉलम की क्या, सॉरी रीइंफोर्समेंट की साइज। रीइंफोर्समेंट बार होता है ना, रीइंफोर्समेंट बार का याद रखना तुम लोगों को। अपने कितने कितने एमएम का होता है बता देता हूं। 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 और उससे ऊपर भी होते होंगे, तो इतना तुम्हारे इतना यूज आएगा 25 mm। ठीक है, और 1 मिनट वेट करना। ये वाला हो गया। अब अपन चलते हैं, रीइंफोर्समेंट बार्स के टाइप्स तो मैंने बता दिए थे। रीइंफोर्समेंट बार के टाइप्स कौन कौन से थे? FE 250, FE 415 और FE 500। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? माइल्ड स्टील। इसको क्या बोलते हैं? HYHD बार, HYHD बार। ठीक है, और इसके ऊपर भी आता है थर्मो TMT बार्स भी होती है। इन दोनों को एक, इसका एक और टाइप आता है TMT बार्स। अब इसका फुल फॉर्म तुम लोग बताओगे, इसका फुल फॉर्म मैं बता रहा हूं। इसका है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार। ऊपर वाले का HYSD बार का मुझे फुल फॉर्म चाहिए। ठीक है, क्लास ओवर होने तक भले कहीं से ढूंढ के बताओ, मुझे बता देना। ठीक है, थर्मो मैकेनिकली, इसका है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स। थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स, इसका फुल फॉर्म तो। ठीक है, अब अपन करते हैं, एक ही अपने क्वेश्चन है इस वाला वर्किंग स्ट्रेस वाला, फिर इसके बाद यूनिट कंप्लीट हो जाएगी फर्स्ट वाली, याद रखना। अभी न्यूमेरिकल नहीं कर रहे, पहले मैं उसकी डिटेल्स बताऊंगा। एक मिनट, सिंगली reinforced बीम किसके द्वारा? WSM के द्वारा। WSM का फुल फॉर्म क्या है? वर्किंग स्ट्रेस मेथड। इसके अंदर पहला है मॉड्यूलर रेशियो, मॉड्यूलर रेशियो इसे डिनोट होता है M से, ये ध्यान रखना। इसका फॉर्मूला होता है M इजिकल्स टू ES अपॉन AC। इसकी वैल्यू कितनी होती है ES की? एनीवन? 2 into 10 to the power 5। ओके, 2 into 10 to the power 5। इसकी वैल्यू क्या होती है नीचे वाले की? इसकी वैल्यू क्या होती है? मैंने बताया है प्रीवियस क्लास के अंदर। 5000 अंडर रूट FCK। ग्रेट, 5000 अंडर रूट FCK। अगर अपन कंसीडरिंग कीप इफेक्ट करते हैं, कंसीडरिंग क्रीप इफेक्ट, क्रीप इफेक्ट करते हैं अपन, तो M का फॉर्मूला हो जाएगा 2 into 10 to the power 5 अपॉन 5000 रूट FCK इंटू 1 प्लस थीटा।
और थीटा क्या था मैंने प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है, 3 कोएफिशिएंट। ग्रेट। और कितना कितना था 7 डेज के लिए, कितना था 7 डेज के लिए कितना था, 2.2। और 28 डेज के लिए 1.6। और 1 ईयर के लिए 1.1। 1.1। ठीक है। अब देखो एज पर आईएस कोड, क्या है सर? एज पर आईएस कोड m इजिकल्स टू फॉर्मूला है 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC, आईएस कोड 456 के अकॉर्डिंग है। ठीक है। अब क्या लिखा सर आपने? 280 अपॉन 3 इंटू सिग्मा CBC, सिग्मा CBC। अब सिग्मा CBC की वैल्यू कितनी होगी मैं यहां पर लिख के बता रहा हूं, ग्रेड ऑफ कंक्रीट और m की वैल्यू। ठीक है। ये M15 की वैल्यू, ये लिख लेना, मेरी बात सुनना, ये वाले जब तक मैं मेरे क्या बोल सकते ये पीपीटी प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं जब तक लिखे हुए रखना। M25, M30, M35 और M40। ठीक है। ये है सिग्मा CBC की वैल्यू 5, 7, 8.5, 10, 11.5 और 13। अब मुझे जल्दी से पहले वाले की वैल्यू बता सकता है कोई? फर्स्ट वाले की m की वैल्यू 19 आ रही है, 13, 11, 9, 8, 7। वेरीफाई करके देख लो सही है या नहीं। सही है या नहीं है? अब देखो मेरी बात सुनो, ये केवल सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का सबसे मेन टॉपिक ये वाला था, बाकी स्टेप्स के अंदर मैं करवा दूंगा। अब इसके बाद आते हैं कुछ एजम्पशंस। अगर एग्जाम्पशंस एग्जाम में पूछे जाए, कुछ मत करना, पेज नंबर ये खोलना आईएस कोड का एग्जाम के अंदर, IS 456 2000 पेज नंबर 80, उसके अंदर सारे एजम्पशंस दिए हुए वो एज इट इज छाप देना, सारे के सारे कि ये क्या क्या एजम्पशंस मानता है। समझ में आ गया? और मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि इफेक्ट ऑफ क्रीप के थ्रू, इसका इफेक्ट ऑफ अगर क्रीप है तो कंक्रीट का फॉर्मूला क्या होगा? इसका कंक्रीट के इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? E इजिकल्स टू EC अपॉन 1 प्लस थीटा। ये लिखवाया हुआ है, मैं ध्यान रखना। ठीक है। अब अपन चलते हैं। सर वो एक बार फॉर्मूला वापस बताओ ना। कौन सा? ये रहा, लिख लो जल्दी से, फिर अपन सर लिख लिया। हाँ फिर अपन आगे चलते हैं। सर ECL क्या ये ECL है क्या? हाँ ECL है, क्रीप के थ्रू होता है जब इफेक्ट। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें डिजाइन स्टेप्स नहीं करवा के डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं।
अब क्वेश्चन से ही डिजाइन स्टेप्स तुम लोग क्रिएट करोगे, ठीक है। हाँ बोलो क्या हुआ, प्रॉब्लम आई कुछ, प्रॉब्लम है कुछ? अब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो क्वेश्चन 1 मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन हो जाएगा क्या? पार्ट फर्स्ट करवा देता हूँ, पार्ट सेकंड अपन अगले लेक्चर में करवा देंगे, पार्ट फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं अपन, कैलकुलेट कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ resistance of rectangular bar of size 400। ये एनालिसिस का क्वेश्चन है, याद रखना, 2 टाइप के क्वेश्चन है इसके अंदर, एनालिसिस का और एक डिजाइन का। 400 इंटू 600 mm। अब इसके अंदर ओवरऑल डेप्थ, 1 मिनट, ओवरऑल डेप्थ एरिया ऑफ, क्वेश्चन लिख लेना, पहले बता रहा हूँ, स्टील प्रोवाइडेड, ये हो जाएगा 4 इंटू 16 mm की बार प्रोवाइड की है, 5 बार्स, ये mm है, ठीक है ना, यूनिट। कैलकुलेट AST required for balanced section, use M बैलेंस के बाद क्या लिखा? 25। 1 मिनट रुक जाओ, मैं पहले लिखने दो, मैं फिर अगर कुछ आ रहा है तो प्रॉब्लम वही रुक देना, ठीक है। एंड FE 415 स्टील, यूज वर्किंग स्ट्रेस मेथड, हाँ अब बोलो क्या कह रहा था? सर बैलेंस के बाद क्या लिखा? बैलेंस्ड सेक्शन, ठीक है सर। और ये क्या लिखा है? प्रोवाइड, स्टिल प्रोवाइड के बाद और स्टील प्रोवाइड 4 डैश, मतलब 4 बार 16 mm की। अभी मैं ये क्रॉस सेक्शन बना देता हूँ। सर कैलकुलेट के बाद क्या लिखा है? कैलकुलेट AST एरिया ऑफ स्टील, ये डायग्राम है इस क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है, ठीक है। बैलेंस के बाद क्या लिखा है? बैलेंस सेक्शन, बैलेंस सेक्शन, फाइव 50 mm, ठीक है। फोर इन जल्दी से क्रॉस सेक्शन बना लो, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं।
मैं कुछ कॉन्सेप्ट है ना अभी पढ़ाते पढ़ाते ही क्लियर करूंगा कि न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है ना। लिख लो, जब यस बोल देना। यस सर। लिखने दो एक मिनट। अब अपन आगे चले। सॉल्यूशन, सबसे पहले इसका स्टेप फर्स्ट है, ये एनालिसिस का क्वेश्चन है, पहले बता देता हूँ, यहाँ पर लिख देना एनालिसिस क्वेश्चन, एनालिसिस, ठीक है ना। इसके अंदर अपन कुछ डिजाइन नहीं कर रहे, क्वेश्चन दिया हुआ, अपन को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, सेक्शन दे दिया, ठीक है। स्टेप फर्स्ट, कैलकुलेट AST। अब AST कैलकुलेट करोगे, उसका सिंपल सीधा सा फॉर्मूला है, AST इज इक्वल्स टू π/4 इंटू π/4 इंटू 16 का स्क्वायर, क्योंकि 16 mm का दिया हुआ है। कितना आया जल्दी से बताओ मुझे, कैलकुलेट। 803.84। वेरीफाई कर लो एक बार, पाई की जगह पाई रखा या 3.14 रखा? 3.14 है सर। क्यों रखा 3.14? कैलकुलेटर के अंदर पाई नहीं दिया हुआ? नहीं सर, पाई की सीधी वैल्यू तो ले नहीं सकते ना सर, पाई सीधी तो वैल्यू क्यों नहीं ले सकते? कैलकुलेटर के अंदर सीधी वैल्यू अवेलेबल है, तुम लोगों ने कैलकुलेटर यूज ही नहीं किया, मोबाइल ही किया है, मुझे पता है। कैलकुलेटर में पाई की वैल्यू गिवन है, इसलिए कह रहा हूं कि ये आंसर ये आएगा, और याद रखना 4.247। बिल्कुल। याद जी सर। रखना, कभी भी राउंड ऑफ वैल्यूज मत लेना स्टील के अंदर। अपन जब बड़े वैल्यूज करोगे, तुम्हारा याद देखो 1 mm तो यही कम हो, एक mm स्क्वायर तो यही कम हो गया। कभी भी याद रखना, स्टील में कभी भी राउंड ऑफ वैल्यूज नहीं लेनी है, एज इट इज वैल्यूज ले लेना। और तुम लोग अभी ऑफलाइन मोड में आओगे, जब मैं तुम्हें कैलकुलेटर के अंदर वैल्यू सेव करना सिखा दूंगा, तो जो भी वैल्यू आए उसको वैल्यू सेव कर देना, और वो वैल्यू एज इट इज पुट करना देख लेना, ठीक है ना। अब देखो, फिर है स्टेप 2, कैलकुलेट न्यूट्रल एक्सिस। अब मेरी बात सुनो, न्यूट्रल एक्सिस वो पॉइंट होता है जब वो कंप्रेशन और टेंशन को डिवाइड करता है, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस दो टाइप के होते हैं। न्यूट्रल एक्सिस मतलब ये होता है, एक मिनट रुक जाओ, ये होता है, इसको हाइट से करते हैं, एक होता है एक्स ए से और एक होता है एक्स सी से। ये होता है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और ये होता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। कहां से नापा जाता है ये भी बता देता हूं तुम लोगों को। ये नापा जाता है, ये साइड में नोट डाउन कर लेना, ये बीम का टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये वाला साइज होता है, ये वाला पोर्शन हो जाएगा कंप्रेशन और ये वाला हो जाएगा टेंशन। टॉप मोस्ट फाइबर से लेके वहां तक, उसको कहते हैं एक्स ए या एक्स सी। समझ में आ गया? क्लियर है? अब मैं कुछ कंडीशंस बताऊंगा क्वेश्चन के साथ साथ। XC क्या है सर? क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, ये है एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, और ये है क्रिटिकल डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम टॉप मोस्ट फाइबर, ठीक है। अब कैलकुलेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस,
इसका फॉर्मूला याद रखना, ये होता है कंप्रेशन इज इक्वल्स टू टेंशन से निकलता है। कंप्रेशन का फॉर्मूला इसके अंदर, ये देखो इसके थोड़े फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे वर्किंग स्ट्रेस के। वर्किंग स्ट्रेस के फॉर्मूले कोड के अंदर गिवन नहीं है, तो थोड़े ध्यान रखना। कंप्रेशन का फॉर्मूला होता है बी इंटू एक्स ए स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू एम ए एस टी डी माइनस एक्स ए। और डी कौन सी डिस्टेंस है? डी ये वाली डिस्टेंस है, और ये है बी। पता चल गया, डी है 550 कवर को रिमूव करने वाली डिस्टेंस। क्लियर हो गया? सर एक बार वापस बताओ ना, डी कौन सी है? डी है ये वाली डिस्टेंस, जो कवर अपन ने, ये वाला कवर है ना, ये 50 mm का इफेक्टिव कवर। डी इज इक्वल्स टू टोटल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर। समझ में आ गया? क्लियर? यस सर। ओके, तो ये हो गया। अब देखो मेरी बात सुनो, मुझे बी की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू कितनी है? 400। 400। एम कितना है? 11। पक्का देख लो एम कितना है। इसके लिए एम कितना बताया था मैंने? एम 25 के लिए एम 25 के लिए 11। एएसटी कितना है? 804.24। डी कितना है अपने पास? 550। 550 माइनस एक्स से। अब यहाँ से एक्स से कैलकुलेट करके बताओ मुझे जल्दी से, ये कितना एक्स है बताओ मुझे जल्दी। आंसर मी फर्स्ट। एक्स से निकालो, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो भैया, बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। हर बार ऑफलाइन नहीं मिलेगा, अभी 2 साल निकालना इंजीनियरिंग के। एक्स से जल्दी बताओ। छोड़ो यार, ये रहा 135.43 mm। ठीक है, अब अपन को एक्स सी कैलकुलेट करना है। एक्स सी का फॉर्मूला होता है एम सी अपॉन 230 प्लस एम सी इंटू डी। एम की वैल्यू कितनी है? 11 इंटू सी की है 8.5 अपॉन 230 इंटू 11, नहीं 230 प्लस 11 इंटू 8.5
इंटू 550, इसका आएगा अपने पास 158.96 mm। ये नोट की वैल्यू कौन सी है? सी की वैल्यू 8.5। कहाँ से आई सर? अच्छा ओके सर। उसको सिग्मा सीबीसी से डिनोट कर सकते हो तुम, ठीक है। ये लिख लो, या लिखते यस बोल देना मुझे इसके बाद स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी, इसलिए कह रहा हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी है तुम लोगों को। ये 0.96 के बाद ये सिर्फ मीटर ही है क्या? अरे 96 सेंटीमीटर, अरे कुछ मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं, सॉरी, एमएम। एक मिनट रुक जाओ, मैं रफ करके वापस लिख देता हूँ। एमएम, ठीक है, लिख दिया। यस सर। अब अपन चलते हैं, क्वेश्चन देख लो, अभी तक समझ में तो आ रहा है ना? आप देखो x से इससे कम है या नहीं है? यस सर। कम है, तो ये हो जाएगा अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। अब अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन 3 टाइप होते हैं, देखो मैं ये रफ कर दूंगा वापस। XA इज इक्वल्स टू XC और XA इज ग्रेटर देन XC, ये हो जाता है बैलेंस्ड सेक्शन। और ये होता है ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। अब मेरी बात सुनो, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन का मतलब होता है जब अपन को सरिया जितना चाहिए उससे कम आ रहा हो उसके अंदर, तो उसे बोलते हैं अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। अगर ये आइडियल कंडीशन होती है, कभी भी पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है ना। XA इज इक्वल्स टू XC होता है, मतलब जितना सरिया चाहिए उतना ही प्रोवाइड करवा दिया। सर है ना, इसका क्या मतलब कि जितना सरिया चाहिए उससे कम, मतलब अपन ने जब कैलकुलेट किया, मेरी बात सुनो, जो अपन की न्यूट्रल एक्सिस बन रही है, जो एक्चुअल वाली न्यूट्रल एक्सिस, अगर वही क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस रह जाए, क्रिटिकल का मतलब वो होता है उस पॉइंट से नीचे जाती बीम फेल हो जाएगी, समझ में आ गया? यस सर। अपन क्या करते हैं, देखो जब सरिया निकालते हैं ना, जब अपन एक्चुअल के लिए कैलकुलेट करते हैं, हमेशा याद रखना बैलेंस सेक्शन के लिए कैलकुलेट करते हैं, पर वो सरिया क्या होता है, या तो ऊपर जाता है या नीचे जाता है, ठीक है। अपन को हमेशा अधिकतर नीचे ही रखना होता है, पर अपन क्या करते हैं, राउंड ऑफ करके उसको बढ़ा देते हैं, ओवर रेनफोर्स कर देते हैं हर सेक्शन को। अब मैं तुम लोगों को कुछ ड्रॉबैक्स बताऊंगा, ठीक है। बैलेंस सेक्शन का मतलब जितना सरिया चाहिए उतना ही सरिया अपन ने प्रोवाइड करवा दिया कैलकुलेशन से, और ओवर का मतलब होता है जितना सरिया चाहिए उससे ज्यादा प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है। अब अंडर रेनफोर्स सेक्शन के अपन इन तीनों में से सबसे अच्छा होता है बैलेंस सेक्शन, पर ये अपने पास पॉसिबल नहीं होता है। तो इन दोनों में से सबसे अच्छा सेक्शन कौन सा होगा, अंडर और ओवर में से? ओवर कभी भी नहीं होगा, अंडर होता है, याद रखना। ओवर रेनफोर्समेंट इसलिए सही नहीं होती कि देखो, अगर अपने पास स्लैब फेल हो रही हो तो क्या होगा, जो रेनफोर्समेंट अगर अपन ने ज्यादा प्रोवाइड करवा दी वो तो सही रह जाएगी, पर कंक्रीट एकदम से नीचे गिर जाएगी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो अपन को कोई भी मौका नहीं मिलेगा कि बीम मतलब स्ट्रक्चर फेल हो रहा है या क्या हो रहा है, कुछ भी अपन को यील्ड लाइंस नहीं क्रिएट होगी, और यील्ड लाइंस क्रिएट नहीं होने की वजह से अपन को पता ही नहीं चलेगा स्ट्रक्चर फेल हो रहा है, और एकदम से कंक्रीट फेल हो जाएगा। कंक्रीट एट एन पॉइंट फेल होता है, याद रखना। तो इसलिए अपन को अंडर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाना चाहिए। अंडर रेनफोर्समेंट से ये होगा कि जब सबसे पहले सरिया फ्लैग होगा, सरिया फेल होगा, सरिया फेल होने से क्या होगा, उसमें डिफ्लेक्शन शो होने लग जाएगा, और जैसे ही डिफ्लेक्शन शो होगा अपन को पता चल जाएगा ये खराब हो रहा है, तो अपन उसके बिल्डिंग को या तो वो क्या बोल सकते हैं, अपन उसको डिसमेंटल कर सकते हैं, या वहां से अपन उसको रिपेयर करवा सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? यस सर।
ओके, अब अपन निकालते हैं ये वाले दोनों पॉइंट, ऐसे ही नोट करके लिख देना, ठीक है? ये दोनों पॉइंट ये केवल नोट करके लिखना है। अपना क्वेश्चन यहां से यहां तक था, ठीक है? अब CA, तो अपन अब निकालेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, सॉरी इनर्शिया क्या, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन साइड, फ्रॉम कंप्रेशन साइड, ठीक है? इसका फॉर्मूला होता है CA इजिकल्स टू, कंप्रेशन के लिए CA, ठीक है ना, माइनस XA अपॉन D माइनस XA सिग्मा ST अपॉन M, और सिग्मा ST की वैल्यू होती है 230 न्यूटन पर mm² अकॉर्डिंग टू IS कोड, ठीक है? अब CA निकाला अपन ने, तो माइनस XA कितना आया, 135.43, ये स्टेप नंबर क्या बोल सकते हैं अपने पास, 3 हो गया, ठीक है? 135 अपॉन DA 550 माइनस 135.43 इंटू 230 अपॉन 11, ये आया अपने पास 6.83 न्यूटन पर mm², ठीक है? अब अपन चलते हैं इस पे नेक्स्ट, इस पे इसी के नेक्स्ट पे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू B इंटू XA इंटू CA इंटू D माइनस XA बाई 3। इसको अपन ने सॉल्व किया, हाफ इंटू B कितना है अपने पास, ये सारे फॉर्मूले इसके प्री डिफाइंड हैं, अपन को इसका डेरिवेशन नहीं करना है, ठीक है? XA कितना हो गया, 135.43 इंटू C कितना है अपने पास 6.83 इंटू 5, अब ये क्या है, ये वैल्यू सारी न्यूटन mm में है, अपन को इसको किलो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करनी है, तो ये हो जाएगा 10⁻³ और 10⁻³ से 2 बार डिवाइड कर देना, तो इसको ऑटोमेटिकली ये आ जाएगी किलो न्यूटन मीटर के अंदर, तो इसकी वैल्यू आएगी 93.39 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर हुआ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वाला? कुछ नहीं करना, फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज रखनी है, यहां तक नोट डाउन करो, फिर अपन आगे चलते हैं। सही, डिवाइड में -3 है या पॉजिटिव है? पॉजिटिव ही आएगा ना, नेगेटिव क्यों आएगा? डिवाइड अगर ऊपर लिखता तो 10⁻⁻6 यहाँ आ जाता, यहाँ पर -6 कर देते, भले वो करो या फिर ये करो, दोनों में से एक ही चीज करनी। हुआ? 2 मिनट जल्दी करो रे, फिर अटेंडेंस लो। एक और क्वेश्चन नहीं, एक मतलब एक और पॉइंट है, इसके बाद फिर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। सर कन्वर्ट किस में किया है आपने? किलो न्यूटन मीटर में, न्यूटन mm से इसको कन्वर्जन किया है, न्यूटन mm से किलो न्यूटन मीटर में कर लिया, क्योंकि ये देख लो सब जगह यूनिट क्या चल रही है, न्यूटन mm, इसलिए कर लो। अपन आगे चलते हैं, ठीक है? हाँ बोलो बोलो।
सर मेरी अटेंडेंस लगा देना सर, मैं थोड़ा लेफ्ट हो रहा हूँ, कुछ काम है। कमेंट बॉक्स में लिख ले। प्रेम कुमार सर। अरे कमेंट बॉक्स में लिख ले प्रेजेंट। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन साइड। ठीक है, इसका फॉर्मूला है MR सिग्मा ST इंटू AST D माइनस XA बाई 3। इसका हो जाएगा 230 इंटू AST कितना आया था अपने पास 804.24 550 माइनस XA कितना है 135.43 अपॉन 3। इसको कर देना है 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा कन्वर्ट किलो न्यूटन मीटर में, ये आ जाएगा 93.39 किलो न्यूटन मीटर। जल्दी से नोट डाउन करो, मैं जब तक अटेंडेंस लगाता हूँ तुम्हारे।